हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी की प्रक्रिया बेहद ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा वैश्विक आर्थिक मंदी। टाइमलाइन अलग अलग हो सकता है, कहीं कहीं 1929 भी लिखा होगा, कहीं कहीं 1930 भी लिखा होगा। तो कोई यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि इसके जो संकेत है ऑलरेडी 1928 के बाद से ही पूरी तरीके से देखना शुरू हो चुका था। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर इसके हम लोग पूरी तरीके से अगर पृष्ठभूमि की बात हम लोग करें तो देखिए अब क्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अब जितने भी सारे कंट्री थे, चाहे वो यूरोपियन कंट्री है, चाहे फिर वो अमेरिकन कंट्री है, जो कहीं न कहीं उस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दो कॉन्टिनेंट था, अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी तरीके से स्थिति यहाँ पे बदलती हुई नज़र आती है और हर एक देश जो है पूरी तरीके से अपने निर्यात पे फोकस देने लगते हैं। ठीक है, अब यही है कि अगर हर एक देश अगर एक्सपोर्ट ही करना चाहेगा तो फिर उसको इंपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई देश चाहिए यहाँ पे। तो समस्या यहीं से पूरी तरीके से शुरू हो गई कि आयात और निर्यात में पूरी तरीके से जो एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई, जो वैश्विक आर्थिक मंदी का कारण बना। तो अब ये कैसे बना, इन सारे चीज़ों को हम लोग, इसके एक एक कारण को हम लोग बेहद ही विस्तार तरीके से देखेंगे। फिर इसको दूर करने के उपाय हम लोग देखेंगे यहाँ पे। रूजवेल्ट, ठीक है, रूजवेल्ट का न्यू डील काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, खासकर एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी, ठीक है, मायने रखती है। तो इससे भी हम लोग देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसका परिणाम क्या हुआ। पूरी तरीके से हम लोग डीपली एनालिसिस करने का इसे प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वैश्विक आर्थिक मंदी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे 1929, ठीक है, एक तरीके से इंडिकेट किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स क्राइसिस ऐसे, ठीक है, पूरी तरीके से ग्रेट डिप्रेशन भी बोला जाता है, क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा वैश्विक आर्थिक मंदी 1929 को ही माना जाता है। लेकिन अभी जिस तरीके से कोरोना ने अफेक्टेड किया है पूरे विश्व को, हो सकता है कि ये, ठीक है, 1929 भी कोरोना के सामने पूरी तरीके से फेल हो जाए। ये तो खैर वक्त बताएगा। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं क्या है ये। अगर सिंपल अगर देखा जाए तो आयात और निर्यात में जब भी असंतुलन की जो प्रक्रिया होती है, पूरी तरीके से मार्केट अनबैलेंस हो जाता है, तो पूरी तरीके से वही जो कारण जो होता है वैश्विक आर्थिक मंदी का कारण होता है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसके जो कारण है, इन सारे कारणों को हम लोग पड़ताल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। तो सबसे पहले था यहाँ पे व्यापार चक्र का परिणाम, क्योंकि एक निश्चित समय अवधि के अंतराल के बाद उतार चढ़ाव की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी तरीके से शुरू हो गई थी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1914 से लेके लगभग 17-18 तक जो भी यहाँ पे चला, देखिए काफ़ी कुछ, ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन हो गया, वर्साय की संधि के जो भी प्रावधान थे वो सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। लेकिन लगभग 10 साल पश्चात यहाँ पे हमें जो एक वैश्विक आर्थिक मंदी जो दिखाई दे रही है, आखिर इतने लंबे समय के बाद क्यों दिखाई देती है। तो यही है यहाँ पे कि एक निश्चित समय अवधि के अंतराल में यहाँ पे उतार चढ़ाव की जब प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो पूरी तरीके से व्यापारिक गतिविधियाँ यहाँ पे बाधित हो जाती है, रुकावट आने लगती है और यहीं से आर्थिक मंदी की संभावना पूरी तरीके से बढ़ती चली जाती है। दूसरा हम लोग बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट कारणों में से एक विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ। अब देखिए जब भी युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध जनित जो भी समस्याएं होती है, युद्ध जब भी उत्पन्न होता है तो डिमांड हर एक चीज़ की बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे कि, ठीक है, सैनिक की डिमांड बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो भी युद्ध में जो भी मान के चलिए कि हथियारों की जो, ठीक है, कहीं ना कहीं अधिक से अधिक प्रोडक्शन बढ़ाने की उस देश की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो युद्ध जनित जो भी हथियार है, ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आप देखेंगे कि जब भी युद्ध की, ठीक है, विनाशकता अधिक जितना बढ़ते जाएगी, ऐसे चीज़ों की डिमांड बढ़ती चली जाती है। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है कि युद्धकालीन बढ़ती जो मांग है, इसके वजह से उद्योग धंधों का विस्तार शुरू हो गया। अब ये जो उद्योग धंधों का जो विस्तार हो रहा है, देखिए सिस्टमेटिकली नहीं हो पा रहा है,
ठीक है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, आनन फानन में गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ कल कारखाना लगा दिया, ठीक है, यहाँ कुटीर उद्योग लघु डाल दिया, ठीक है, हथियारों से संबंधित, और वहाँ पे आनन फानन में आसपास के क्षेत्रों से मजदूरों को इकट्ठा भी कर लिया जाता है। तो यही होते रहता है। श्रमिक जो भी थे उस समय, खासकर जो कौशल प्रशिक्षण से युक्त जो श्रमिक थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो श्रमिक थे, उनको सैनिकरण कर दिया गया। सैनिकों की संख्या कम हो रही थी। इसके अलावा उद्योग धंधों में इन सारे सैनिकों को पूरी तरीके से, होता है ना, ज़बरदस्ती भर भर के लगाया जाना, और मजदूरी दर को क्या करना है, बढ़ा देना है, क्योंकि इनके लिए मोटिवेशन उस समय सबसे अधिक चाहिए होगा। लेकिन सोचिए, जैसे अगर कोई विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो फिर क्या इन श्रमिकों का जो सैनिकरण उसी तरीके से होगा जो पहले हो रहा था? इन सैनिकरण का, ठीक है, इन श्रमिकों का उद्योग धंधों में जो लगाया गया है, क्या उनका रोज़गार उसी तरीके से स्टेबलाइज रह पाएगा? ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता है, ठीक है। मजदूरी दर इनकी पहले जैसे नहीं रह जाएगी, बिल्कुल वो कम हो जाएगी। तो कारण यही है कि अब जो एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या थी, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का शिकार हो जाएगी। तो युद्ध व्यय यहाँ पे अधिक हो जाएगा, संसाधनों का व्यय काफ़ी अधिक होता है, और युद्ध समाप्ति के पश्चात देखिए मंदी की स्थिति धीरे धीरे, क्योंकि जो भी रिसोर्स हैं उन सारे रिसोर्सों का बिना आउटपुट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमने उसको युद्ध में लगा दिया है। तो इसी से जो उत्पन्न जो समस्याएं हैं पूरे विश्व में धीरे धीरे हावी लगती है, और जब पूरे विश्व में जब हावी होने लगती है तो सिर्फ एक ही जगह नहीं, बल्कि उस युद्ध में जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले जो कंट्री है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, वहाँ पे कई प्रकार की समस्याएं यहाँ पे आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि बेरोजगारी अधिक हो जाएगी, कल कारखानों में कमी अधिक आने लगेगी, क्योंकि अब उतनी सारी वस्तुओं की डिमांड नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जो भी जल्दीबाजी में कल कारखाना लगाया गया, या फिर जिनका प्रोडक्शन इतना पीक पे कर दिया गया, अब उस प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ेगा। ये भी एक स्वाभाविक सी, ठीक है, प्रक्रिया यहाँ पे होती ही होती है। उत्पादन प्रणाली में यहाँ पे कमी आने लगेगी। कृषि वस्तुओं का अधिक उत्पादन होने से अब इन कृषि वस्तुओं को खरीदने के लिए देखिए यहाँ पे वही है डिमांड उस मार्केट में इतनी अधिक नहीं है, उस बाज़ार में इतनी अधिक नहीं है, लेकिन इन कृषि वस्तुओं को पूरी तरीके से जो प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से इनका बाज़ार में पूरी तरीके से कमी हो जाती है। होता है ना डिमांड, ठीक है, डिमांड जितना अधिक रहेगा, सप्लाई अधिक अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आपको मूल्य अधिक हो जाए। लेकिन किसी वस्तु का जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, उसका अगर आप सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो फिर वही हो जाएगी, ठीक है, कि उस वस्तु का जो मूल्य हो जाएगा पूरी तरीके से कम हो जाएगा। तो पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये सारी प्रक्रिया हमें उस विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ में हमें दिखाई देती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कारणों में से एक था। तीसरा कारण है यहाँ पे आर्थिक राष्ट्रवाद। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है। जब भी देखिए, अब अभी मान कर चलिए कि अभी फॉर एग्जांपल अगर कोरोना को ले लिया जाए, अभी सपोज करिए कि पूरे विश्व में अगर कोरोना अचानक ख़त्म हो जाए, तो एक आर्थिक राष्ट्रवाद की जो होड़ होगी, हर एक देश यही चाहेगा कि हम अपने जीडीपी ग्रोथ को कितना अधिक से अधिक बढ़ा लें। इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है भारत जैसे देशों का, कि हमारे लिए यहाँ पे देशभक्ति की भावना पूरी तरीके से जागृत की जाए, अधिक से अधिक काम कीजिए, ठीक है। जो भी हमने इस कोरोना के दौरान जो भी, ठीक है, हमारे लिए संकट का जो काल था, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी डाउन हो गई, अधिक से अधिक गवर्नमेंट के द्वारा इसे टैकल करने का प्रयास किया जाएगा। अब सिर्फ इसमें देखिए एक ही देश इसमें कायम नहीं रहेगा, एक ही देश इसको बढ़ावा नहीं देगा। जितने भी कंट्री है, इटली, अमेरिका, चीन, सब अपने आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में पूरी तरीके से जुट जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्थिक राष्ट्रवाद को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, आर्थिक राष्ट्रीयता की पूरी तरीके से नीति अपनाई जाएगी। विश्व के सभी देशों ने यही काम किया उस प्रथम विश्व युद्ध के बाद। धीरे धीरे सब लोगों में एक होड़ सी मच गई इस क्रियाकलाप को करने के लिए। आयात को नियंत्रित करने का सबने प्रयास किया, सबने यही कोशिश किया कि हम प्रोडक्शन को बढ़ा के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब होगा क्या कि हर एक देश अगर ऐसे सोचेगा तो फिर उस वस्तु को इंपोर्ट करने वाला भी तो कोई देश चाहिए। समस्या शुरू हो जाएगी। अगर कोई दूसरा देश ज़बरदस्ती किसी दूसरे देश पे एक्सपोर्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, अगर उस देश को, अगर उस वस्तु की अगर डिमांड है, थोड़ी बहुत आवश्यकता है,
तो भी क्या करेगी कि उस वस्तु के मूल्य को अधिक से अधिक बढ़ा के, ठीक है, सीमा शुल्क लगाने का प्रयास करेगी। तो ये समस्या आती ही आती है। तो आयात को नियंत्रित करने का हमें प्रयास किया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, मुक्त व्यापार इससे क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। अब सीमा शुल्क अगर आप लगाएंगे तो फिर हम क्यों नहीं लगाएंगे, समस्या यहीं से शुरू हो जाएगी। एंटी डंपिंग वगैरह, ठीक है, घरेलू मार्केट को नियंत्रित करने के लिए इकोनॉमिक्स वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सब खतरनाक तरीके से लगाया जाता है। इससे क्या हो जाएगा, बाजार संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और आर्थिक संकट के रूप में ये सामने आने लगेगा। तो इसीलिए एक आर्थिक राष्ट्रवाद भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कारणों में से एक है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूयॉर्क शेयर बाजार में गिरावट, ठीक है। तो शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहीं पे है। शेयर मार्केट है, एक बैंक है, दोनों का काम क्या होता है, पैसा इकट्ठा करना है। और शेयर बाजार जो है, ठीक है, यहाँ पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर यहाँ से पैसे का, ठीक है, जो भी कंपनियाँ यहाँ पे पूरी तरीके से इन कंपनियों को सप्लाई करना होता है, हर एक कंपनियों का अपना अपना शेयर होता है। उसी तरीके से जो भी बैंक है, गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर के जो भी बैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए कि बैंक में अगर आप जो भी पैसा अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क आपका कम होगा, लेकिन रिस्क अगर कम होगा तो हो सकता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपको बहुत ही कम मिले। लेकिन अल्पकालीन समय के लिए शेयर बाज़ार में पैसा लगाना, ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि इसकी सारी जो शब्दावलियाँ हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स की शब्दावलियाँ हैं। शेयर बाज़ार में किस समय आप पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, किस कंपनी पे लगा रहे हैं, ठीक है, ये उस कंपनी की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कहने का सेंस क्या है मेरा कि शेयर बाज़ार में एक आम अवधारणा है भाई कि यहाँ पे कम से कम समय पे पैसे को लगा के अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। तो स्वाभाविक है वहाँ पे रिस्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अमेरिका में शेयर बाज़ार वगैरह की अवधारणा उस समय बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ चुकी थी। वहाँ का, ठीक है, शेयर बाज़ार वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। अमेरिकी पूंजीपति यहाँ पे देखिए यूरोप के पुनः निर्माण में ऋण देने की बजाय अपने ही देश में धन लगा रहे थे। अपने ही देश में जितने भी क्रियाकलाप थे कर रहे थे। अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, देखिए मुद्रा का आप लोगों ने पढ़ा, संकुचन हो जाएगा। अपने ही देशों में अगर विकास करते जाएँ तो फिर वहाँ से जो आउटपुट मिलना चाहिए, सपोज करें कि आपके पास बहुत अधिक पैसा है, आप घर बना रहे हैं उसको, ठीक है, अपने ही घर में घर बना रहे हैं, एसी लगवा लिया, बड़ा गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया, उससे क्या हो जाएगा, एक समय के बाद, ठीक है, पूरी तरीके से आपका मुद्रा का संकुचन हो जाएगा, आउटपुट नहीं मिल पाएगा। अगर उसी पैसे को आप मार्केट में लगा देते तो फिर हो सकता था कि आपको बेनिफिट अधिक मिल सकता था। तो यही हुआ अमेरिका के, ठीक है, लोगों के द्वारा, जो भी वहाँ के पूंजीपति के लोग थे, सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को अमेरिका में इन्वेस्ट करना, क्योंकि यूरोप में उस समय पूरी तरीके से उथल पुथल का दौर था। वर्साई की संधि, पेरिस शांति सम्मेलन, फ्रांस अलग तरीके से ऑर्गेनाइज होने की कोशिश कर रहा है, जर्मनी की स्थिति बहुत ख़राब है, इंग्लैंड की भी स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं थी। तो इसके वजह से यहाँ पे पैसा फंसने का डर बहुत अधिक होता था। इससे क्या हुआ, यहाँ पे शेयर बाज़ार को बहुत अधिक नुकसान पहुँचा, ठीक है, पैसा एक ही जगह रह गया। ध्यान रखिएगा, यूरोपियों के पास जो मुद्रा जो जाना चाहिए था वो मुद्रा पूर्णतः यहाँ पे अमेरिका के द्वारा पूरी तरीके से रोक दिया गया। अब फिर इसके जो भी शेयर बाज़ार वाले जो भी, ठीक है, इस कंपनी में जो भी पैसा लगाने वाले थे वे यहाँ पे यूरोप में गए नहीं। एक समस्या ये भी शुरू हो गई। कई वित्तीय संस्थानें अब जो भी यूरोप में थी वहाँ पे बंद होने लगी, बैंक बंद होने लगे, जमा पूंजी की निकासी यहाँ पे अधिक से अधिक होने लगा। कहाँ हो रहा है, यूरोप में हो रहा है कि भाई पैसा आ नहीं रहा है, जो भी लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया है सब लोग निकाल रहे हैं। तो फिर सोचिए मार्केट कैसे चल पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और अक्टूबर 1929 तक आते आते, अगर आप देखेंगे अक्टूबर 1929 तक आते आते तो अमेरिका शेयर बाज़ार जो वॉल स्ट्रीट में अचानक गिरावट आई, फलतः अनेक कंपनियों और उनके पूंजीपति दिवालिया हो गए। अमेरिकी पूंजीपतियों ने उधार देना और विदेशों में पूंजी लगाना पूर्णतः बंद कर दिया। इस कारण यूरोप के अनेक बैंक व यूरोप के वित्तीय संस्थान पूरी तरीके से बंद होने लगे। बैंक बंद होने से अविश्वास का दौर पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। यस बैंक के हालात को देख लीजिए, ठीक है। अतः राष्ट्रों के निवासी अपनी जमा पूंजी भी निकालने लगे और इन सबका समृद्ध परिणाम आर्थिक संकट के रूप में उस पूरे विश्व में धीरे धीरे सामने आने लगा और इससे अमेरिका भी अछूता नहीं रहा।
अब बात करते हैं, अब इतनी सारी जब आर्थिक मंदी पूरे विश्व में अगर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और आ कहाँ रहा है, देखिए अमेरिका में आ रहा है। ऐसे ही नहीं बोला जाता है, चाचा चौधरी उसे बोला जाता है कि अगर अमेरिका को जुकाम होता है तो पूरा देश छींकता है, ठीक है। कारण यही है कि पूरी की पूरी देखिए 22-23 ट्रिलियन का अभी के समय में वर्तमान में यूएसए का जो जीडीपी हो गया है, हर एक देश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो अब अमेरिका को ही ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे ठीक नहीं करता तो शायद ये आर्थिक मंदी ठीक भी नहीं होती। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे प्रयास किया गया अमेरिका के द्वारा इसे ठीक करने का। राष्ट्रपति सबसे पहले हुवर की घोषणा, अमेरिकी राष्ट्रपति है हुवर, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की जो भी सभी किस्तें हैं यहाँ पे, ठीक है, जिन जिन देशों का टोटल जो किस्त है 1 वर्ष के लिए इसे स्थगित कर दिया जाए, पोस्टपोन करने की बात की जा रही है। जैसे कि अभी मोरेटोरियम व्यवस्था जो आरबीआई के द्वारा जो दी गई है कि 3 महीने तक, ठीक है, ज़बरदस्ती वसूला नहीं जाएगा, लेकिन आगे चल के उसको वसूला जरूर जाएगा इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, पर बिफोर जो भी नॉर्म कंडीशन था। यहाँ पे भी यही बात लाया गया। जर्मनी से क्षतिपूर्ति की ठीक है, जो भी वार्षिक किस्तों को न वसूला जाए, जो भी वर्साई की संधि के प्रावधानों में उसे थोपा गया था। लेकिन हुआ क्या कि यह योजना पूरी तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाई, बुरी तरीके से असफल हो गई। लेकिन अमेरिका यहाँ पे रुकने वाला नहीं था, कुछ और भी कारण, ठीक है, और भी प्रयास यहाँ पे किया गया। दूसरा हुआ यहाँ पे लंदन बैठक, आप देख सकते हैं, आर्थिक संकट में विचार करने के लिए 1933 में लंदन में विश्व सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 60 से अधिक 60+ देश इसमें पार्टिसिपेट इन लोगों ने किया। और इसमें मूलतः देखिए अमेरिका, यूरोपीय राष्ट्र यहाँ पे पूरी तरीके से इकट्ठा हुए और इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संरक्षणवादी नीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया कि भाई हर एक देश अगर निर्यात ही करेगा तो यही हालात सामने रहेगा। लेकिन यही है कि पहले पहल करे तो कौन करे भाई, उसके लिए हमें पूरे तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा और उस इंपोर्ट को करने के लिए किसी न किसी देश की अगुवाई करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन वो उस अगुवाई को करने के लिए कोई भी देश वहाँ पे तैयार नहीं था, ठीक है। तो ये भी एक समस्या रहा और जो इस व्यापारिक संरक्षणवादी नीतियों को समाप्त करने की जो वहाँ पे बात की गई, ये भी बुरी तरीके से असफल रहा। अब जब जब यहाँ पे असफल रहा, देखिए एक एक दिन, एक एक महीना, ठीक है, एक एक साल भारी पड़ता जा रहा है यहाँ पे, फिर बेरोज़गारी अधिक बढ़ जाएगी, कितने सारे लोगों के यहाँ पे जॉब चले जाएंगे, ठीक है, मार्केट में उतना डिमांड है ही नहीं कि सप्लाई को बढ़ाया जाए। इस सिचुएशन में आप खुद समझ सकते हैं कि किसी भी देश की जो इकोनॉमिक्स पे कितना निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब तीसरे नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं रूजवेल्ट का न्यू डील, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अमेरिकी राष्ट्रपति इन्होंने ही न्यू डील दिया। आते ही नवनिर्मित अमेरिकी राष्ट्रपति ने आर्थिक मंदी से उबरने के लिए विशेष बल दिया और उन्होंने कहा कि हमारे भीतर एक ऐसी भावना है जो हमें भयभीत कर रही है, इस भय को दूर करने के लिए मैं एक नया डील दूंगा, ठीक है। और इस भय को दूर करने के लिए नया डील दूंगा। इसी क्रम में रूजवेल्ट ने, जो कांग्रेस है वहाँ का, ठीक है, उसका आपात अधिवेशन बुलाया। 100 दिन तक, सोचिए, कंटिन्यू रूप से 100 दिनों तक वो अधिवेशन चलता रहा और उसके तहत बहुत सारी आर्थिक सामाजिक अधिनियम पारित किया गया और इन अधिनियम को सम्मिलित रूप से न्यू डील इसे बोला गया। अब आप लोग समझ में आ गया होगा। अब आर्थिक सामाजिक संबंधित जो भी यहाँ पे न्यू डील पारित किया गया, अब उसके लिए ज़रूरी क्या था कि इसे ज़मीनी स्तर पे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है और बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया और वो सफल भी हुआ, जिसके वजह से सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरा विश्व उस वैश्विक आर्थिक मंदी से उबर पाया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो न्यू डील क्या क्या था। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। न्यू डील के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पहला है यहाँ पे औद्योगिक नीति। इसके तहत क्या किया गया, तो औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम पारित किया गया। इसमें बोला गया कि व्यापार प्लस उत्पादन के लिए यहाँ पे नियम बनेगा, कितना हमें, ठीक है, जो भी ट्रेड करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक है, इसके लिए पूरी तरीके से हर एक कंपनियाँ जो भी नॉर्म है गवर्नमेंट के द्वारा उसको फॉलो करेगी। मजदूरों की घंटी में यहाँ पे कमी की गई कि एक मजदूर को, ठीक है,
कितने घंटे काम करना है कमी की गई, मजदूरी दर को बढ़ा दिया गया ताकि ये लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और इनकी देख रेख के लिए, चूँकि सिर्फ और सिर्फ बोल देने से काम नहीं चलेगा, पूरी तरीके से प्रशासनिक संरचना को मजबूत कर दिया गया कि इसे हर हाल में लागू करना ही करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कृषि नीति, यहाँ पे कृषि संबंधी नीति के तहत 1933 में कृषि समायोजन कानून पारित किया गया। इसके तहत अब देखिए कपास, गेहूँ, तंबाकू, ये सारे जो चीज़ हैं जो भी यहाँ पे देख रहे हैं क्रॉप्स के रूप में जो मौजूद हैं, अमेरिका में बहुतायत मात्रा में होता है, यहाँ पे विशेष छूट दिया गया। इससे क्या हुआ, किसानों की यहाँ में पूरी तरीके से वृद्धि हो गई, ऋणग्रस्तता में बहुत अधिक हद तक कमी आई। तीसरे नंबर पे यहाँ पे सामाजिक पुनरुत्थान अधिनियम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा है, असहायों के लिए सहायता, वृद्धा पेंशन, ठीक है, जो भी बुजुर्ग लोगों को दिया जाता है उसे लाया गया। बेरोजगारों के लिए बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पे चला गया, बेरोजगारी, ठीक है, अधिनियम यहाँ पे पारित किया गया। और उसके साथ साथ बोला गया कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। इस बेरोजगारी अधिनियम के तहत बेरोजगारों को सार्वजनिक कार्यों में यहाँ पे लगाया जाएगा। अब जो भी सार्वजनिक कार्य होगा, बेरोजगार करेंगे, रोजगार मिल जाएगा, इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और ख़ासकर उन बेरोजगारों को भी फ़ायदा होगा। ऋण आवास के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र आवास प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ही था कि आवास सुविधा के लिए ऋण उपलब्ध कराना। इससे क्या हो गया कि जो भी मंदी था, ठीक है, बस्तियों को आधुनिक आवासीय बस्तियों में बदलने में पूरी तरीके से मदद मिली। और इस न्यू डील के तहत सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ टेनेसी घाटी परियोजना की, इसको अगर बोला जाए नदी घाटी क्षेत्र का विकास किया गया। अब है क्या, तो टेनेसी घाटी परियोजना न्यू डील कार्यक्रम की महत्वपूर्ण योजना थी। इसके तहत नदी घाटी क्षेत्र का विकास कर वहाँ के जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं नदियों के आसपास, ठीक है, उनका दोहन करने पर बल दिया गया। इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से जन जीवन की प्रगति और समृद्धि हुई, लोगों को रोजगार के अवसर मिले, तो दूसरी तरफ आधारभूत संरचना के विकास को प्रोत्साहन मिला। बहुत सारे डैम, ठीक है, बनाए गए, डैम, उसके बाद से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, ठीक है, आसपास के क्षेत्रों का विकास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टेनेसी घाटी परियोजना। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं कुछ, ठीक है, यूपीएससी का काम, इन समीक्षा जो करना है इन नीतियों का क्या हुआ यहाँ पे। तो अगर इसकी समीक्षा अगर की जाए तो इससे क्या हुआ, जो भी उद्योग था, बैंकिंग, रोजगार में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि हुई, कुल मिला के बहुत सारे क्षेत्रों में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसके वजह से अमेरिका इस वैश्विक संकट से बाहर निकला। और सिर्फ अमेरिका इस वैश्विक संकट से बाहर नहीं निकला, धीरे धीरे, ठीक है, एक एक करके यूरोप के देश भी इस वैश्विक आर्थिक संकट से बाहर निकलते गए। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि अहस्तक्षेप की नीति को जो लाया गया रूजवेल्ट के द्वारा, पूरी तरीके से अहस्तक्षेप की नीति तो नहीं था, लेकिन पूंजीवाद की जो समाप्ति का दौर था, देखिए, पूंजीवाद को बनाए रखते हुए उस वैश्विक आर्थिक संकट से पूरे विश्व को बाहर निकाला गया। लेकिन वहीं अगर लेनिन के आर्गुमेंट की बात किया जाए तो पूंजीवादियों की पूरी तरीके से समाप्ति करना चाहता था। अब यहाँ पे इसके कुछ परिणाम हैं, चूँकि परिणाम जो होता है हमेशा अच्छा नहीं होता है, ठीक है, कुछ सकारात्मक होता है, कुछ नकारात्मक भी होता है। तो इससे क्या हुआ, विश्वव्यापी आर्थिक संकट ने अधिनायकवाद का मार्ग पूरी तरीके से प्रशस्त कर दिया। जब देश में देखिए उस समय कितनी व्यापक स्तर पर बेरोजगारी फैली थी, आर्थिक संकट से बेहाल जो जनता उग्र नीति एवं कार्यक्रम की समर्थक होने लगी, तो उन्हें हिटलर जैसे तानाशाह के कार्यक्रमों में संकट का समाधान दिखाई देने लगा। फलतः उस समय जितने भी यूरोप के जो कंट्री थे, जैसे कि जर्मनी, स्पेन, रोमानिया, इन देशों में अगर देखा जाए तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट से जो भी यहाँ पे, ठीक है, शासक आया, उसका अधिनायकवाद का मार्ग हमें पूरी तरीके से प्रशस्त हो गया। लोग इतने त्रस्त थे कि कोई भी अगर उनको थोड़ा सा रिलीफ दे रहा है, राहत दे रहा है, तो भाई वो लोग उसकी बातों को मानने लग जा रहे हैं। इसी क्रम में देखिए मुसोलिनी, हिटलर जैसे शासकों का पूरी तरीके से उदय होना शुरू हो गया। इस आर्थिक संकट के दौर में लोकतांत्रिक प्रणाली पर पूरी तरीके से प्रहार होगा। जो भी डेमोक्रेटिक जो ढांचा था, चाहे वो, ठीक है, यूरोप था, यूरोप के साथ साथ अन्य जो भी देश थे,
वहाँ पे मौद्रिक संकट, बेरोजगारी, सामाजिक असंतोष और असुरक्षा की जटिल समस्याओं को सुलझाने में लोकतांत्रिक सरकारें पूरी तरीके से विफल रही। आम जनता का इस शासन प्रणाली से धीरे धीरे मोह भंग होने लगा। अतः जनता के पास अब समझने की कोशिश करना है आपको कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इन सारी जनता को या तो हिटलर जैसे तानाशाह को चुने, मुसोलिनी जैसे तानाशाह को चुने, या फिर साम्यवादी जैसे जो भी उस समय स्टालिन वगैरह आ गया था रूस में, उसको लोग चुने, जो कहीं ना कहीं स्टालिन भी पूरी तरीके से तानाशाह के ही, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, पूरी तरीके से नज़दीक है, तानाशाह ही है, इसमें कोई कहना गलत नहीं है। तो अब जो भी लोग चुन रहे हैं तानाशाह को ही चुन रहे हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए, एक मूल्यांकन करने का हमेशा आप अप्रोच रखिए। साम्यवाद तथा फासिस्ट शक्तियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। दूसरा अगर देखें, यहाँ पे राजकीय नियंत्रण में वृद्धि यहाँ पे होना शुरू हो गया। अब खुद सोचिए आप कि अब रूजवेल्ट के द्वारा न्यू डील दिया जा रहा है, अगर न्यू डील सक्सेस हो रहा है तो फिर क्या होगा कि हर एक क्षेत्र में रूजवेल्ट की जो प्रासंगिकता होगी वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यापार की अवधारणा को चोट पहुँची, क्योंकि इन व्यापारों पे पूरी तरीके से कंट्रोल केंद्र का हो गया। राज्य की संरक्षण की आवश्यकता भी पड़ी और इसका रूजवेल्ट ने बेहतरीन तरीके से किया भी। हर एक क्षेत्र में रूजवेल्ट के द्वारा या फिर इसकी प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा, इसके पार्टी के द्वारा, ठीक है, लोगों के लाइफ में हस्तक्षेप के साथ साथ कंपनियों पे भी पूरी तरीके से प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया। तीसरा है यहाँ पे राष्ट्र संघ को आघात पहुँचना। बिल्कुल सिंपल है, देखिए राष्ट्र संघ की जो अवधारणा थी, ठीक है, ऐसे तो जो पेरिस शांति सम्मेलन के बाद से पूरी तरीके से आ गया था, जिसमें जो इम्पोर्टेंट जो देश थे फ्रांस और इंग्लैंड, यही तो लाया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बरकरार रखना है। लेकिन वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में जो भी सदस्य थे, राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नीति बनाने लगे। अर्थात देखिए, ध्यान रखिएगा, राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के, ठीक है, बाद ही आएगा। तो यहाँ पे राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले संयुक्त, ठीक है, राष्ट्र संघ की अवधारणा आ चुकी थी। तो यहाँ पे जब हर एक देश, जो भी इसके मेंबर कंट्री थे, जब अपने अपने हितों के अनुरूप जब नीतियाँ बनाने लगे तो क्या होगा, अब विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। अस्त्र शस्त्र की होड़ मच गई और इसी क्रम में इटली ने पूरी तरीके से इथोपिया पर अधिकार कर लिया, जिसके वजह से अब राष्ट्र संघ जैसे, ठीक है, इतनी बड़ी जो मजबूत एक संस्था के रूप में उभरा था, इसकी प्रासंगिकता बहुत ही कम हो गई, अर्थात इससे भी आघात पहुंचा। लास्ट कारण है यहाँ पे, ठीक है, परिणाम के रूप में साम्यवाद की लोकप्रियता। अब देखिए, जब भी इस तरह की घटनाएं होगी, साम्यवाद में बार बार आप लोगों से शेयर करता हूँ, जहाँ पे बेरोजगारी होगी, वैश्विक आर्थिक मंदी होगी, भूखमरी होगी, अपनी समस्या जहाँ पे होगी, साम्यवाद वहाँ पे दौड़ के चला जाएगा। तो पूंजीवाद देश इधर मंदी का शिकार हो रहे थे, और जब मंदी का इधर शिकार हो रहे थे तो मैंने आप लोगों को नाजीवाद, हिटलर के उदय में पढ़ाया हुआ था कि वहाँ पे जर्मनी में खुद साम्यवादी जो गतिविधियाँ थी बहुत तेज़ी से फैल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हिटलर के द्वारा उसे कंट्रोल कर लिया गया, हिटलर के द्वारा उसे दबा लिया गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इससे, ठीक है, साम्यवादी देश मंदी का शिकार हुए और पूंजीवादी देश में साम्यवादी जो घटनाएं थी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। साम्यवादी इससे अछूते रहे, क्योंकि हमने देखा था प्रथम विश्व युद्ध में बिल्कुल लेनिन अलग हो चुका था, और उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि रूस में बहुत अधिक तक हद तक 1928, ठीक है, 29-30 जो भी है, यहाँ पे वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि रूस उस समय बिल्कुल ब्लॉक स्टेज पे था, ठीक है, उसका साम्यवादी देशों से व्यापार चल रहा था, विकास दर वहाँ पे पूरी तरीके से जारी रहा था, और इसके वजह से साम्यवादी विचारधारा को बढ़ने का भी मौका मिला कि पूंजीवादी में, ठीक है, कहीं ना कहीं ग्रेट डिप्रेशन आ रहा है। तो वही अगर साम्यवादी व्यवस्था के अनुरूप हम लोग रहेंगे तो शायद हमें ग्रेट डिप्रेशन, वैश्विक आर्थिक मंदी जैसी चीज़ों को झेलना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर मैंने डीपली एनालिसिस आप लोगों से शेयर किया हुआ है, आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो भी गया होगा। लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।